नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म की चीर-फाड़ करने वाले हैं जो सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि भारतीय समाज की आत्मा पर लिखी एक एक नैतिक महागाथा है। हाँ, बिल्कुल। 1957 की मदर इंडिया। एक क्लासिक। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि कर्तव्य, त्याग और न्याय पर एक जबरदस्त बहस है। और हमारे पास इसका एक बहुत ही गहरा नैतिक विश्लेषण है जो फिल्म की हर परत को खोल कर रख देगा। और हमारा मकसद आज सिर्फ फिल्म को समझना नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं कि राधा का किरदार वो भारतीय नारीत्व की नैतिक ताकत का प्रतीक कैसे बन गया। सही बात है। हम गरीबी, शोषण और सम्मान के बीच उसके संघर्ष को आज के नजरिए से भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। क्या? इस फिल्म का समय ये आजादी के ठीक बाद का भारत है। एक नया देश जो अपनी पहचान बना रहा है, अपने मूल्य गढ़ रहा था। सही। भूमि सुधार, सहकारी खेती, राष्ट्र निर्माण, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, बल्कि हवा में थीं। तो मदर इंडिया सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि उस नए भारत के जन्म की कहानी है। हाँ, जो अपने नैतिक आदर्शों को तलाश रहा था। सही कहा आपने। और इन नैतिक आदर्शों की सबसे बड़ी परीक्षा वो तो फिल्म के क्लाइमैक्स में होती है। मुझे लगता है हमें सीधे वहीं से शुरू करना हाँ, चाहिए। वो सीन तो आज भी लोगों को हिला कर रख देता है। राधा के सामने एक ऐसा चुनाव आता है जो शायद दुनिया का सबसे मुश्किल चुनाव है। एक माँ का अपने बेटे के लिए प्यार और समाज के प्रति उसका कर्तव्य। इसे सिर्फ प्यार बनाम कर्तव्य कहना भी शायद इसे थोड़ा छोटा कर देगा। ये उससे भी गहरा है। अच्छा? सोचिए, उसका बेटा बिरजू जो पूरी जिंदगी अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा, आखिर में खुद अन्याय का प्रतीक बन जाता है। जब वो साहूकार की बेटी को उठा ले जाता है। हाँ। अब राधा के सामने सवाल ये नहीं है कि वो माँ है या गांव की सदस्य। सवाल यह है कि क्या वो उस अधर्म को जीतने देगी जिसका चेहरा उसका अपना बेटा बन चुका है। लेकिन अपने ही बेटे को गोली मार देना, ये फैसला इतना कठोर लगता है। क्या फिल्म ये कह रही है कि समाज का भला एक माँ के प्यार से भी ऊपर है, कि नियम इतने बड़े हैं कि ममता भी उनके आगे छोटी पड़ जाती है? और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी और सबसे विवादित नैतिक दलील है। ये धर्म की उस भारतीय अवधारणा को स्थापित करती है जो आज के व्यक्तिगत दौर में समझना मुश्किल हो सकता है। यहाँ धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं है, बल्कि नैतिक व्यवस्था है। बिल्कुल, वो कर्तव्य जो समाज को धारण करता है। फिल्म के हिसाब से राधा ने अपने बेटे को नहीं मारा, उसने उस अन्याय और अराजकता को खत्म किया जो बिरजू के रूप में समाज को तोड़ने वाला था। तो वो एक माँ के रूप में अधर्म का नाश करने वाली देवी का रूप ले लेती है। हाँ, ये एक व्यक्तिगत त्रासदी है, लेकिन एक सामाजिक और नैतिक जीत भी। मतलब ये व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर एक बड़े सिद्धांत को बचाने की बात है। और ये सिद्धांत तब और बड़ा हो जाता है जब हम राधा का पूरा सफर देखते हैं। सही। उसका जीवन तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ है। पति उसे छोड़ के चला जाता है, बाढ़ में उसका एक बच्चा मर जाता है, वो सालों तक साहूकार के कर्ज में पिसती है। लेकिन एक चीज है जो वो कभी नहीं छोड़ती, और वो है उसकी ईमानदारी। हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहाँ नैतिकता का एक और सिद्धांत सामने आता है, जिसे वर्च्यू एथिक्स या सद्गुण नैतिकता कहते हैं। अच्छा, वो क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि कोई काम सही है या गलत, ये सिर्फ उसके नतीजे पर नहीं, बल्कि काम करने वाले के चरित्र पर निर्भर करता है। राधा के फैसले किसी नियम कानून की किताब से नहीं आते, वो उसकी अपनी अंदरूनी ताकत से आते हैं। हाँ, उसकी सत्यनिष्ठा से आते हैं। इसका कोई खास उदाहरण फिल्म में? सबसे बेहतरीन उदाहरण है जब गांव सूखे की चपेट में होता है और लोग भूख से मर रहे होते हैं। साहूकार सुखी लाला राधा को अनाज के बदले में एक अनैतिक प्रस्ताव देता है। हाँ। वो चाहती तो उस वक्त अपने बच्चों को बचाने के लिए समझौता कर सकती थी, कोई उसे गलत भी नहीं कहता, शायद नहीं कहता, लेकिन वो इनकार कर देती है। वो भूखा रहना मंजूर करती है, लेकिन अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देती। यहीं से पता चलता है कि उसका चरित्र ही उसका सबसे बड़ा नैतिक कवच है। और उसी चरित्र की परीक्षा बार बार लेता है ये साहूकार सुखी लाला। वो सिर्फ एक विलन नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो जैसे पूरे सिस्टम का चेहरा है। बिल्कुल। सुखी लाला कोई अनोखा किरदार नहीं है, वो उस पूरी सामंती और शोषक व्यवस्था का प्रतीक है जो सदियों से किसानों का खून चूसती आई है। ब्याज पर ब्याज लगाना, अंगूठा लगवाकर जमीन हड़प लेना, लोगों की इज्जत को अपने पैरों तले रौंदना। फिल्म बहुत बेरहमी से दिखाती है कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, ये इंसान का आत्मसम्मान भी छीन लेती है। हाँ, तो जब हम राधा के संघर्ष को देखते हैं तो हम सिर्फ
एक औरत की लड़ाई नहीं देख रहे होते, हम उस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक इंसान की लड़ाई देख रहे होते हैं। और इसी सिस्टम से पैदा होता है बिरजू का गुस्सा। हाँ, वो अपनी माँ को पिसते हुए देखता है, गांव वालों को जलील होते हुए देखता है। उसका विद्रोह तो मतलब जायज लगता है। हाँ, बिरजू का गुस्सा 100% जायज है। वो व्यवस्था का शिकार है। फिल्म इस बात को लेकर बहुत साफ है। लेकिन यही फिल्म एक और बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करती है। क्या एक सही मकसद को पाने के लिए गलत रास्ते अपनाए जा सकते हैं? एग्जैक्टली। Ends do not justify the means. यानी क्या साध्य साधन को सही ठहराता है? हाँ, बिरजू का मकसद है न्याय पाना, लेकिन उसका रास्ता क्या है? हिंसा, चोरी और अंत में एक औरत का अपहरण। वो साहूकार से बदला लेने के लिए वही तरीके अपनाता है जो साहूकार इस्तेमाल करता था, ताकत का तरीका। और यहीं पर राधा और बिरजू का नैतिक टकराव होता है। अगर हम न्याय पाने के लिए खुद अन्याय करने लगें तो समाज में सिर्फ जंगल राज बचेगा। इसीलिए जब वो बिरजू को गोली मारती हैं, तो वो व्यक्तिगत बदले पर कानून के शासन को चुनती है। सही। ये महिलाओं की भूमिका पर भी एक बहुत दिलचस्प बहस छेड़ता है। ओह हाँ। एक तरफ तो राधा बहुत शक्तिशाली है। वो एक सिंगल मदर है जो खेत चलाती है, बच्चों को पालती है, पूरे गांव के लिए एक नैतिक मिसाल बनती है। वो किसी भी पुरुष से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा मजबूत है। ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ी और प्रगतिशील बात थी। निश्चित रूप से। वो पितृसत्ता को चुनौती देती है। गांव के मर्द जब हार मान लेते हैं तब वो हल अपने कंधों पर उठाती है। वो एक लीडर है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये कि उसे महान बनाने के लिए बहुत ज्यादा दुख और त्याग से गुजरना पड़ता है। वो एक आदर्श पत्नी है, एक आदर्श माँ है जो चुपचाप सब कुछ सहती है। तो यहाँ एक सवाल उठता है जो आज भी बहुत मौजू है। क्या फिल्म महिलाओं को सशक्त बना रही है या उनके त्याग और पीड़ा का महिमा मंडन कर रही है? हाँ, क्या राधा की महानता उसके दुख सहने की क्षमता में है? ये एक बहुत ही जटिल सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। फिल्म दोनों काम करती है। वो उसे ताकतवर भी दिखाती है और साथ ही उसे पारंपरिक भारतीय नारी के त्याग की मूर्ति के रूप में भी स्थापित करती है। तो कुछ आलोचक कहते होंगे कि ये फिल्म औरतों पर चुपचाप दुख सहने का बोझ डालती है। हाँ बिल्कुल। वहीं कुछ का मानना है कि ये दिखाती है कि असली ताकत बाहरी नहीं बल्कि नैतिक और भीतरी होती है। ये बहस आज भी जारी है। तो अगर हम इन सारी नैतिक परतों को एक साथ रखकर देखें, धर्म, सद्गुण, साध्य बनाम साधन, स्त्री की भूमिका, तो क्या ये फिल्म किसी एक खास नैतिक फलसफे पर टिकी है? मेरे ख्याल से इसकी खूबसूरती इसी में है कि ये कई नैतिक सिद्धांतों को एक साथ बुनती है। अच्छा। जैसा हमने कहा, वर्च्यू एथिक्स राधा के चरित्र की मजबूती पर जोर देती है। फिर डियोंटोलॉजिकल एथिक्स है, यानी कर्तव्य पर आधारित नैतिकता, जिसके हिसाब से राधा का समाज के प्रति कर्तव्य उसकी व्यक्तिगत भावनाओं से कहीं ऊपर है। बिल्कुल। और इसमें गांधीवादी नैतिकता के भी गहरे रंग हैं। अहिंसा का समर्थन, धैर्य के साथ कष्ट सहना और बिना डरे सच के लिए खड़े होना। ये इन सभी का एक शक्तिशाली मिश्रण है। हाँ। लेकिन हर बड़ी कला की तरह इसकी भी आलोचना होती होगी। फिल्म की कमजोरियां क्या हैं, अगर हम एक क्रिटिकल नजरिए से देखें? बिल्कुल, और इसकी आलोचना को समझना भी जरूरी है। सबसे बड़ी आलोचना ये है कि यह गरीबी और पीड़ा को ग्लोरीफाई करती है, मतलब उसका महिमा मंडन करती है। हाँ, जैसे कि दुख सहना ही अपने आप में एक महान गुण है। दूसरी आलोचना, जैसा हमने अभी बात की, यह है कि ये त्याग को महिलाओं का सबसे बड़ा आदर्श बताती है। और व्यवस्था को लेकर क्या आलोचना है? सबसे बड़ी आलोचना यही है कि ये व्यवस्थागत अन्याय को कोई ठोस चुनौती नहीं देती। राधा की वीरता वो पूरी तरह से व्यक्तिगत है। सही। वो एक अकेली औरत है जो सिस्टम से लड़ती है और जीतती है। लेकिन उसके एक बेटे की बलि देने के बाद भी क्या सूखी लाला का सिस्टम बदलता है? नहीं। शोषण की वो चक्की तो वैसी ही चलती रहती है। फिल्म एक व्यक्ति के नैतिक साहस को तो सलाम करती है, पर उस सिस्टम को बदलने का कोई रास्ता नहीं सुझाती जिसने उस साहस की जरूरत पैदा की थी। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। तो इन सब का आज के जमाने में क्या मतलब है? मतलब 60-70 साल पुरानी ये कहानी आज हमारे लिए क्यों मायने रखती है? मुझे लगता है ये आज पहले से भी ज्यादा मायने रखती है। देखिए, ऑनर किलिंग के नाम पर जब परिवार वाले ही अपने बच्चों को मार देते हैं, तो क्या वो राधा की तरह धर्म की दुहाई नहीं देते? बस फर्क ये है कि राधा का धर्म समाज को बचाने के लिए था, जबकि उनका धर्म झूठी इज्जत बचाने के लिए होता है। और महिलाओं की गरिमा और आजादी की लड़ाई वो आज भी जारी है। और किसानों की हालत, किसानों का कर्ज का जाल और आत्महत्याएं आज भी हमारे देश की एक भयानक सच्चाई है। सुखी लाला का किरदार आज भी कई रूपों में जिंदा है।
और सबसे बढ़कर परिवार के प्रति वफादारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी का जो द्वंद्व राधा ने झेला, वो आज हर उस इंसान के सामने आता है जो ताकत की किसी कुर्सी पर बैठा है। मतलब लोक प्रशासन और गवर्नेंस के लिए भी इसमें कोई सबक है? बहुत बड़ा सबक है। राधा का फैसला इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि न्याय करते समय व्यक्तिगत रिश्ते और भावनाएं आड़े नहीं आनी चाहिए। एक जज, एक पुलिस अफसर या एक कलेक्टर। हाँ, अगर वो अपने परिवार या दोस्तों को बचाने के लिए कानून तोड़ने लगें तो पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। राधा का किरदार निष्पक्षता, जिसे इम्पार्शियलिटी कहते हैं, और लोक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का एक चरम उदाहरण पेश करता है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि मदर इंडिया सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक नैतिक दर्पण है। राधा का आखिरी फैसला बहुत दुखद है, लेकिन उसकी पूरी नैतिक यात्रा को देखते हुए तर्कसंगत लगता है। हाँ, सुसंगत है। ये भावनाओं पर न्याय की जीत है, एक व्यक्ति पर समाज की जीत है और व्यक्तिगत रिश्तों पर धर्म की जीत है। बिल्कुल सही कहा। ये फिल्म दिखाती है कि असली नैतिकता की कीमत वो बहुत बड़ी हो सकती है। सही रास्ते पर चलने के लिए कई बार अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है। और राधा ने वो कीमत चुकाई। हाँ, और शायद इसीलिए वो सिर्फ राधा नहीं, मदर इंडिया कहलाई। और ये सब कुछ हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या? राधा ने न्याय के नाम पर अपने बेटे की बलि दे दी। एक ऐसा बेटा जो उसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था की पैदाइश था जिससे वो खुद जीवन भर लड़ती रही। सही। लेकिन क्या उसके इस एक महान व्यक्तिगत नैतिक कार्य ने उस व्यवस्था को बदला जिसने बिरजू जैसे बागियों को जन्म दिया था? या फिर ये सिर्फ अन्याय के एक चक्र को एक पीढ़ी के लिए रोकने जैसा था, जबकि शोषण की असल जड़ें समाज में उतनी ही गहरी बनी रहीं?